हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 बजे मिल जाती है। क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। जो डेली का एडिटोरियल होता है वहाँ से इस वोकैब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और केवल वो वोकैब सेलेक्ट करता हूँ जिसकी चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। जो एग्ज़ाम में आती रहती है, रिपीट होती है, उसी वोकैब को मैं लेता हूँ। उनको तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, उनका हिंदी मीनिंग, उनका इंग्लिश मीनिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन कि भाई वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। देन उसका सेंटेंस यूज़, जब आप यूज़ करते हो तो अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। उसके अलावा एंटोनियम्स, सिनोनिम्स भी उसमें रहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ईडियम्स और फ्रेजेस भी ऐड कर लेता हूँ क्लास में। फ्रेजल वर्ब्स कर लेते हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये देखो, इतनी सारी चीज़ें आपको एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर मिल जाती हैं। तो भाई इसके बाद तो वोकैब की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं रह जाती। आप जब थोड़ा थोड़ा रोज़ तैयारी करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा करके रोज़ भागे आगे चलकर वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो आपकी वोकैब की प्रैक्टिस डेली बेसिस पर होती है। उसके अलावा मैं रोज़ बताता हूँ। ये क्लास पूरे यूट्यूब पर वोकैब की बेस्ट क्लास है। उसका रीज़न ये है, देखो आप पढ़ते हो, एक बार में आपको चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन याद नहीं होती। लेकिन ये देखो, ये जो ट्रिकी एमसीक्यूज़ है ना, ये मैं क्या करता हूँ, जितना कुछ आपने पढ़ा है ना, सभी का मैं बना लेता हूँ एक ट्रिकी एमसीक्यू। हर वर्ड का एक, या फिर हर इडियम का एक ट्रिकी एमसीक्यू बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये 20 से 25 के बीच में रहते हैं डेली। तो इन सभी के क्वेश्चंस बन जाते हैं उस फॉर्म में जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहता है। और उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद तो ये चीज़ें परमानेंटली आपको याद हो जाती हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, 7 बजे डेली, 7 बजे, 7 से 7:30 के बीच में, ठीक है, डेली हमारी एडिटोरियल की क्लास होती है। एडिटोरियल की क्लास में हम क्या करते हैं, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा रीडिंग और ग्रामर, है ना। वहाँ पर भी मैं डेली 25 क्वेश्चंस के आसपास पूरा प्रैक्टिस सेट ही करवा देता हूँ। तो अगर आपकी रीडिंग पार्ट कमज़ोर है या आपका ग्रामर पार्ट कमज़ोर है, आप एडिटोरियल की क्लास डेली लीजिए। वो क्लास भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव क्लास है। तरीके से उसको डिज़ाइन करता हूँ, एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आता है वैसे ही ये 25 क्वेश्चंस मैं रखता हूँ। क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड्स, है ना, ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सब के जितने क्वेश्चन है, वोकैब के क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन, कॉम्प्रहेंशन, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर आपकी रीडिंग कमज़ोर है या फिर आपकी ग्रामर कमज़ोर है, आप एडिटोरियल की क्लास डेली लगाओ। अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है तो स्पेशल वोकैब की जो द हिंदू डेली वोकैब की क्लास है, आप इसको लगाइए। अगर आपकी दोनों चीज़ें ख़राब हैं, आपकी रीडिंग भी कमज़ोर है, ग्रामर भी कमज़ोर है और आपकी वोकैब भी कमज़ोर है, आप दोनों क्लासेस को लगाओ। आधा आधा घंटे की होती हैं। और इसके अलावा ये दोनों क्लास आप लगाओगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अलग पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहते हो, पीडीएफ दोनों की क्लासेस की मैं अवेलेबल कराता हूँ टेलीग्राम पर। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से एक बार पूरी पीडीएफ पढ़ो और जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो। लास्ट में आंसर की मिल जाती है, वहाँ से चेक करो आप कितना कर पा रहे हो। अगर 20 से 25 क्वेश्चन की पीडीएफ है, अगर उसमें आप 15 प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी ठीक है, आप ठीक तैयारी कर रहे हो। अगर 18 प्लस कर जा रहे हो तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर आप 20 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पर हो। आज कुछ ही महीनों में आप चैंपियन बन जाएंगे पूरी इंग्लिश के। क्योंकि दोनों चीज़ें, रीडिंग, ग्रामर और वोकैब, ये तीनों पोर्शन, इसमें 3 ही पोर्शन होते हैं, इसके अलावा क्या आता है। तो तीनों पोर्शन इसमें कवर हो जाते हैं इन 2 क्लासेस से, और प्रैक्टिस भी साथ में हो जाती है। तो इसका मतलब है आप रोज़ एक एग्ज़ाम लगा रहे हो, इस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो आप इन दोनों क्लासेस के थ्रू, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन दोनों के हैं। ऑलराइट, चलिए उसके अलावा बता देता हूँ मैं बेनिफिशियरी कौन है, किन के लिए ये क्लासेस हेल्पफुल हैं। जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की, सीपीओ की, सीएचएसएल या स्टेनो, किसी की भी तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही बैंक की जो तैयारी करते हैं, रेलवे, डिफेंस, टीचिंग की भी जो बच्चे हैं तैयारी, सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई और टीचिंग एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वोकैब वाली क्लास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्ड्स जब आपके पास होंगे तभी आप चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से आंसर राइटिंग कर पाएंगे। वर्ड्स ही नहीं है तो आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है, आप उसको लिख ही नहीं सकते। तो यूपीएससी वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लासेस। ये दोनों क्लासेस मैं अभी बता देता हूँ, दोनों क्लासेस अफीम हैं, आपको चढ़ जाएंगी ये, आपको नशा हो जाएगा इन क्लासेस का। अगर आप एक बार इनको देखने लग गए और आपको समझ में आया कि मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। आप डेली उनको देखेंगे और कुछ ही महीने में, याद रखना मेरी बात, कुछ ही महीने में आप बन जाएंगे इंग्लिश के चैंपियन। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है इन्वेजन। नाउन होता है, इसका मतलब होता है आक्रमण। द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस फोर्सफुली, किसी जगह पर आप फोर्सफुली बढ़ जाते हो, या कोई आर्मी किसी जगह पर, किसी देश की सीमा में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं इन्वेजन।
स्पेशली ऑफ एन एज एन एनिमी, एक एनिमी की तरीके से जो कब्जा होता है, आक्रमण होता है, उसको बोलते हैं इन्वेजन। द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लेड टू अ प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट, जो रशिया का इन्वेजन था ना यूक्रेन में, उससे क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट हुआ है, काफ़ी बड़ा दंगा हुआ है। इनकर्जन, अटैक और ऑक्यूपेशन, मार्क करो इनकर्जन को, बहुत अच्छा वर्ड है, वही घुसपैठ करने को बोलते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है, अटैक हो रहा है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा नहीं है इसका मतलब। ऑक्यूपेशन मतलब आप ऑक्यूपाई कर रहे हो किसी ज़मीन को, तो वो है ऑक्यूपेशन। ये मार्क ही कर लो ना इसको भी। अच्छा, एक तरफ तो देखो आक्रमण हो रहा है, कब्जा लिया जा रहा है दूसरे की ज़मीन पर, लेकिन दूसरी तरफ विड्रोवल, वापस ले रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं और रिट्रीट हो रही हैं, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है कन्फ्लिक्ट, नाउन होता है, संघर्ष को बोलते हैं। एक ऐसा सीरियस डिसएग्रीमेंट है या फाइट है बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, दो अपोजिंग, एक दूसरे के विरुद्ध जो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो लड़ाई होती है उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशंस रिजल्टेड इन ईयर्स ऑफ टेंशन, दो नेशन के बीच में, दो देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, जो झगड़ा था, संघर्ष था, रिजल्टेड इन ईयर्स ऑफ टेंशन, सालों तक उसमें क्या हुआ है कि टेंशन बन गई है। कन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट होना, क्लैश होना या फिर वॉर होना, तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो संघर्ष है, झगड़े हैं, क्लैश है, दूसरी तरफ पीस है, एकदम शांति है, हारमोनी, एकदम सामंजस्य में है चीज़ें, और अग्रीमेंट है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। मार्क करो हारमोनी को। आगे, एक्सट्रैक्ट वर्ब होता है, निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, किसी चीज़ से कोई चीज़ निकालना तो वही होता है एक्सट्रैक्ट करना। टू रिमूव और टेक आउट समथिंग, किसी चीज़ से कोई चीज़ लेना, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट करना। द कंपनी प्लान्स टू एक्सट्रैक्ट रेयर मिनरल्स फ्रॉम द रीजन, कंपनी ने क्या प्लान करा है कि वो एक्सट्रैक्ट करेगी, निकालेगी रेयर मिनरल्स को, जो बहुत दुर्लभ, जो बहुत कमी से मिलते हैं जो मिनरल्स, उनको निकालेगी फ्रॉम द रीजन, उस क्षेत्र से। रिमूव करना, विड्रॉ करना या फिर माइन करना, तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनियम। अच्छा, एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक तरफ तो निकाला जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है इंसर्ट, उसको लगाया जा रहा है, एम्ड करा जा रहा है, दोबारा से वहीं इम्प्लांट करा जा रहा है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। इसमें से एम्ड करो और इम्प्लांट, दोनों को आप कर लो मार्क। हैम्पर वर्ब होता है, बाधा डालने को बोलते हैं हैम्पर करना। टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट करना या फिर स्लो डाउन करना प्रोग्रेस को, किसी चीज़ की प्रोग्रेस को हल्का कर देना या फिर बाधा डाल देना, उसको बोलते हैं हैम्पर करना। हैवेरियंस हैम्पर्ड द रेस्क्यू ऑपरेशन, हैवेरियंस ने क्या करा है, हैम्पर मतलब बाधा डाली है किस चीज़ में, रेस्क्यू ऑपरेशन। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, है ना, किसी जगह पर, और वहाँ पर बारिश पड़ गई। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या होगा, बहुत सारी मशीनें लगी होंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी होंगी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होंगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर फिसलन वगैरह हो गई होगी, तो फिर वो क्या कर दिया उसने, हैम्पर कर दिया, बाधा डाली है रेस्क्यू ऑपरेशन में। हिंडर करना, रेस्क्यू होता है ना, बचाव वाला जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं रेस्क्यू। जैसे फ्लड्स आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है लोगों को बचाने के लिए। तो हैम्पर करना मतलब हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना और इम्पीड करना, तीनों हो जाते हैं क्या, सिनोनिम। इम्पीड मार्क करो, और हिंडर भी ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट भी ठीक है यार, तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं। अच्छा, एक तरफ तो बाधा डाली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ फैसिलिटेट कर रहे हो, सुविधा बना रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, एड का मतलब भी हेल्प होता है, तो तीनों फैसिलिटेट मार्क कर लो इसमें से। अनएम्बिगुअस एडजेक्टिव होता है, एकदम स्पष्ट, कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर है उसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। दो वर्ड है ना, अनएम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस क्या होता है, जो चीज़ क्लियर नहीं है, और अनएम्बिगुअस क्या हो गया उसका उल्टा, कि भाई जो चीज़ स्पष्ट है। तो क्लियर है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हिज अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट लेफ्ट नो रूम फॉर डाउट, उसका जो अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट था, मतलब जो एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसका स्टेटमेंट था, उसने क्या करा है, अब कोई जगह नहीं छोड़ी है डाउट करने के लिए। तो क्लियर था, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर होना, एक्सप्लिसिट होना और डेफिनिट होना, एक्सप्लिसिट को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वेग है, स्पष्ट नहीं है, एम्बिगुअस है, कन्फ्यूज्ड है चीज़ें, अनक्लियर हैं, तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से वेग मार्क करो और एम्बिगुअस मार्क करो। ये जो मैं मार्क कराता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। देखो, जो मैं ये वर्ड्स रखता हूँ, जो नंबरिंग में जो वर्ड्स आते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और जो मैं एंटोनियम सिनोनियम में कोई वर्ड मार्क करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में एज इट इज़ रखे हुए मिलेंगे, तो इनको आप ज़रूर मार्क करके अलग से सेपरेटली कहीं पर लिख लिया करें, या फिर इनको आप गूगल कर लिया करें, तो आपको समझ में आ जाएगा ये। रोबस्ट एडजेक्टिव होता है, मजबूत को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग है कोई चीज़ और हेल्दी है उसको बोलते हैं रोबस्ट। एबल टू एंड्योर डिफिकल्टीज, ये ऐसी चीज़ है जो एंड्योर कर सकती है, सामना कर सकती है डिफिकल्टीज़ का। द इकोनॉमी रिमेन रोबस्ट डिस्पाइट द क्राइसिस, क्राइसिस के बावजूद इकोनॉमी कैसी रही है, रोबस्ट रही है, मजबूत रही है, स्ट्रॉन्ग रही है। सिनोनिम हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और रेजिलियंट। स्टर्डी को मार्क करो और रेजिलियंट को मार्क करो,
ठीक है। रेजिलिएंट है मतलब वो सामना करेगी, एकदम डटकर खड़ी रहेगी, उसको बोलते हैं रेजिलिएंट। अच्छा, एक तरफ तो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ कमज़ोर है, फ्रेजाइल है और फीबल है। फ्रेजाइल मार्क करो, फीबल मार्क करो, दोनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। नाजुक होता है इनका दोनों का मतलब। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर नाउन होता है अग्रदूत को, समथिंग दैट कम्स बिफोर एंड इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ समथिंग एल्स। कोई चीज़ पहले आ गई और बाद में जो चीज़ आने वाली है उसके बारे में उसने बता दिया, वही होता है प्रीकर्सर। हाई फीवर इज ऑफन अ प्रीकर्सर टू सीरियस इलनेस। जो हाई फीवर है वो क्या है, एक पहले से संकेत है इस चीज़ का, जो सीरियस इलनेस आगे आ रही है उस चीज़ का। फॉररनर होना, हार्बिंगर होना और एंटीसीडेंट होना, इसमें से हार्बिंगर मार्क कर लो, जो पहले ही आकर संकेत दे देती है जो कोई चीज़, उसको बोलते हैं हार्बिंगर। अच्छा, एक तरफ तो पहले ही आ गई कोई चीज़, पता लग गया, लेकिन दूसरी तरफ रिजल्ट ही आ गया। रिजल्ट कब आता है, लास्ट में आता है ना, तो इसलिए फिर रिजल्ट इसका एंटोनिम हो जाता है। आउटकम और सक्सेसर, सक्सेसर वही है ना जो बाद में आएगा। अगला वर्ड है डिवास्टेट। वर्ब होता है नष्ट करने को बोलते हैं। डिवास्टेट करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को, या फिर को बहुत ज़्यादा डैमेज करना। तो दोनों इसके वो हो जाते हैं ये मीनिंग कि भाई डिस्ट्रॉय करना या फिर डैमेज करना, बोले तो डिवास्टेट करना। डिस्ट्रॉय, रूइन, रेक, तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। इसमें से आप रेक को मार्क करो, रूइन को भी मार्क करो। चाहे एक तरफ तो नष्ट कर रहे हो आप, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, रूइन कर रहे हो, दूसरी तरफ बिल्ड बना रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, तीन इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्केप्टिक। नाउन होता है संदेहवादी को बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन जो डाउट करता है या क्वेश्चन करता है किसी एक्सेप्टेड बिलीव्स में। कोई बात चल रही है, कोई पहले से कोई चीज़ मान्यता है, उस पर भी सवाल अगर कोई खड़े करता है तो उसको बोलते हैं स्केप्टिक। द स्केप्टिक रिफ्यूज टू बिलीव इन द न्यू थ्योरी विदाउट प्रूफ। स्केप्टिक जो संदेह करने वाला व्यक्ति है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, कैंसिल कर दिया ये बिलीव, किस चीज़ का बिलीव, इन द न्यू थ्योरी विदाउट प्रूफ। प्रूफ के बिना जो थ्योरी है उसमें बिलीव करने से उसने रिफ्यूज़ कर दिया। किसने, स्केप्टिक ने, मतलब संदेहवादी है, डाउट करता है वो। तो डाउटर, सिनिक और क्वेश्चनर, तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। तो सिनिक को मार्क कर लो, क्वेश्चनर तो समझ में जाएगा, डाउटर भी समझ में जाएगा, तो सिनिक ही मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो डाउट करता है, स्केप्टिक है, संदेहवादी है, लेकिन दूसरी तरफ बिलीवर है, मानता है। ऑप्टिमिस्ट है और सपोर्टर है किसी चीज़ का, तो तीनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। आगे डिनाउंसमेंट। नाउन होता है निंदा को बोलते हैं। डिनाउंसमेंट करना एक पब्लिक स्टेटमेंट होता है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को, वही होता है डिनाउंसमेंट। द पॉलिटिशियन फेस्ड अ डिनाउंसमेंट फ्रॉम द मीडिया फॉर हिज रिमार्क्स। पॉलिटिशियन ने क्या करा है, डिनाउंसमेंट मतलब निंदा फेस करी है फ्रॉम द मीडिया, मीडिया से अपनी रिमार्क्स के लिए, अपनी कमेंट्स के लिए। कंडेमनेशन होना है ना, कंडेमनेशन होना, क्रिटिसिज्म होना और सेंश्योर होना, ये तीनों होते हैं निंदा। सेंश्योर मार्क करो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है आजकल, और कंडेमनेशन भी ठीक है। एक इसी के जैसा कंडेमनेशन का जैसा वर्ड होता है कमेंडेशन। तो कमेंडेशन का मतलब होता है तारीफ और कंडेमनेशन होता है निंदा। अच्छा, एक तरफ तो हो गया है निंदा, है ना, कंडेमनेशन हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेज, तारीफ हो रही है, अप्रूवल मिल रहा है, सहमति हो रही है, और एंडोर्समेंट हो रहा है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। एंडोर्समेंट मार्क कर लो, और इसमें बाकी तो दोनों सिंपल है। चलिए इडियम फ्रेजेस शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगेन मैं बता दूं आपको, ऑलरेडी चैनल पर 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस अवेलेबल हैं। उसमें आपको 200 ऐसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होंगे, 2 से 3 वहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो उन दोनों वीडियोज़ को देखिएगा, 1-1 घंटे की वीडियो हैं, और तरीके से ट्रिक लगाकर उनमें मैंने समझाया है ईडियम्स एंड फ्रेजेस को, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, और वहाँ से चांसेस हैं कि आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वो 2 से 3 मार्क आप अपने सिक्योर कर सकते हो। चलिए पहला देखते हैं, डांस टू वंस ट्यून, किसी की मर्जी के अनुसार काम करना। द टू एक्ट अकॉर्डिंग टू समवंस विशेस एंड ऑर्डर्स। आप किसी की टोन, कोई टोन बजा रहा है, कोई ट्यून बजा रहा है और आप उस पर नाच रहे हैं, मतलब क्या है, आप कुछ उसके इशारों पर काम कर रहे हो, आप उसके मर्जी पर काम कर रहे हो। ही ऑलवेज डांसेस टू हिज बॉस ट्यून, वो हमेशा अपने बॉस के अनुसार काम करता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। नेवर क्वेश्चनिंग एनीथिंग, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करता है। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स तो पता होगा सभी को, अप्रत्याशित विजेता है। अ पर्सन हु सरप्राइजेस अदर्स बाय अचीविंग सक्सेस अनएक्सपेक्टेडली। देखो रेस हो रही है, रेस में एकदम गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे घोड़े आए हुए हैं, उनमें एक डार्क हॉर्स है, एक जो है काला सा घोड़ा है, ठीक है जी। अब उसका किसी को नहीं पता कि वो क्या करे। अब सबको तो वाइट दिख रहा है ना, सबको वो अलग लग रहा है, कह रहे हैं अरे यार ये क्या ही जीतेगा। लेकिन जब रेस होती है तो भाई साहब वो जो डार्क हॉर्स है ना, वही जीतता है सबसे, सबको पीछे छोड़ देता है वो। तो क्या हो गया, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्मीद नहीं है लेकिन वो जीत गया, वही होता है डार्क हॉर्स। द यंग प्लेयर वॉज अ डार्क हॉर्स इन द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में जो यंग प्लेयर था, भाई सबको लग रहा था यंग है, नहीं ये क्या ही खेलेगा, लेकिन उसने भाई साहब वहाँ पर झंडे गाड़ दिए, बढ़िया परफॉर्म किया,
तो वो क्या निकला, एक डार्क हॉर्स निकला। डेड लेटर तो अप्रभावी कानून है, कोई एक ऐसा कानून है जो पहले तो चलता था लेकिन आज नहीं चलता, तो डेड लेटर हो गया, वो मर गया मतलब लेटर। डेड लेटर क्या है, मृत लेटर, मतलब लेटर क्या, कानून है, कोई एक ऐसा कानून है जो पहले चलता था आज नहीं चलता, वही होता है डेड लेटर। दैट रेगुलेशन हैज़ बिकम अ डेड लेटर ओवर द ईयर्स, जो एक कानून था वो क्या हो गया, अब क्या है, खत्म हो गया है, अप्रभावी हो चुका है ओवर द ईयर्स। नल एंड वॉइड भी आप इसको बोल सकते हो, नल एंड वॉइड है कोई चीज़। डेमोकल सोर्ड होती है अस्थायी संकट, एक कांस्टेंट थ्रेट है या फिर डेंजर है लूमिंग ओवर समवन, किसी के ऊपर अगर लगातार तलवार लटकी हुई है, डेमोकल सोर्ड होती है तलवार, तो डेमोकल की जो तलवार किसी के ऊपर, कोई एक राजा था, वो क्या करता था कि जब उसको संदेह होता था अपने राज्य में किसी पर, तो अपनी डेमोकल की सोर्ड लटक जाती थी इसके ऊपर, मतलब क्या, एक संकट आ जाता था किसी व्यक्ति पर, तो डेमोकल सोर्ड मतलब संकट, स्थायी संकट एकदम, अभी जो कांस्टेंट थ्रेट है उसको बोलते हैं। Thus risk of bankruptcy hung over him like Damocles sword, दिवालिया हो, बैंक्रप्सी होता है दिवालिया हो जाना, कोई पैसा ही नहीं बचा उन पास में, तो बैंक्रप्सी का जो रिस्क है वो क्या था, उसके ऊपर ऐसे लटक रहा था जैसे डेमोकल सोर्ड, मतलब खतरे के तरीके से था, संकट था वो। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखो। नैग एट का मतलब होता है बार बार शिकायत करना, रिपीटली क्रिटिसाइज करना किसी को या कंप्लेन करना, उसी को बोलते हैं नैग एट, क्रिटिसाइज करना या कंप्लेन करना। हिज मदर कीप्स नैगिंग एट हिम टू स्टडी हार्डर, उसकी माँ क्या करती है, उसको कीप्स नैगिंग एट हिम मतलब उसकी बार बार शिकायत करती रहती है, टू स्टडी हार्डर और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। नेल डाउन का मतलब होता है निश्चित करना, किसी चीज़ को फाइनलाइज कर देना या कंफर्म कर देना, उसको बोलते हैं नेल डाउन करना। वी नीड टू नेल डाउन द डिटेल्स बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हमको क्या है, निश्चित करने की ज़रूरत है, हमको फाइनलाइज करने की, कंफर्म करने की ज़रूरत है डिटेल्स को बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले हमको डिटेलिंग को एकदम फाइनलाइज कर देना चाहिए। नेल डाउन मतलब फाइनलाइज करना। नेम आफ्टर, किसी के नाम पर रखना, टू गिव समवन द नेम एज अनदर पर्सन, ही वॉज नेम्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर, होता है ना कुछ लोगों का नाम होता है तो वो किसी के ऊपर रखा गया, जैसे सपोज करो किसी का नाम है केशव, तो केशव किसके नाम पर रखा गया, श्री कृष्ण के नाम पर केशव रखा गया, या फिर कुछ लोग होते हैं उनके दादा के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता है, तो वही होगा नेम आफ्टर, मतलब किसी के नाम पर नाम रखना। नैरो डाउन करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित कर देना, रिड्यूस करना, या फिर उसकी पॉसिबिलिटी के नंबर को घटा देना, ठीक है जी, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना थी उसको कम कर देना, नैरो डाउन कर देना। वी नीड टू नैरो डाउन आवर ऑप्शंस बिफोर डिसाइडिंग, डिसाइड करने से पहले हमें अपने ऑप्शंस को नैरो डाउन करना होता है। आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, A B C D 4 पार्ट होते हैं, अब आप इनमें से जब एलिमिनेट करते हो, बी नहीं है सी नहीं है, और उसके बाद ए और सी डी को देखते हो, फिर डी को भी कैंसिल करते होती है, आप क्या कर रहे हो, नैरो डाउन कर रहे हो आप। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, और शुरू करने से पहले अगेन मैं बता दूं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ज़रूर 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप 1-1 घंटे की 2 वीडियो हैं, उनको आप देखकर ज़रूर अपने 2 से 3 मार्क आप सिक्योर करिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। एक्लुओफोबिया, एक्लुओफोबिया क्या होता है भाई, एक्लोफोबिया का हिंदी मीनिंग है अंधेरे से डरना, अंधेरे से अगर आप डरते हो तो उस, देखो फोबिया को होता है एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, आपको डर लग रहा है, तो एक्लूफोबिया क्या हो गया भाई, एक्लूफोबिया हो गया अंधेरे का डर, एक्लू मतलब अंधेरा और फोबिया मतलब डर, तो एक्लूफोबिया अंधेरे का डर, फियर ऑफ डार्कनेस उसको बोलते हैं एक्लूफोबिया। दूसरा फोबिया है अब्लूटोफोबिया, अब्लूटोफोबिया क्या है भाई, नहाने या साफ सफाई का डर, कुछ बच्चे होते हैं ना, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो भाई साहब नहाते ही नहीं है, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन तक नहाते ही नहीं है, और सर्दियों में तो वो नहाते ही नहीं 2-2 महीने तक, उसको बोलते हैं एब्लूटोफोबिया, आपको नहाने का डर है, आप साफ सफाई से डरते हो, आप आलसी हो, एकदम पड़े रहते हो, नहाने धोने का कोई काम वाम नहीं है, तो उसका डर लगता है, एब्लूटोफोबिया हो गया। फियर ऑफ बैथिंग और वॉशिंग, बात करने नहाने का या फिर वॉश करने का डर है, वही होता है एब्लूटोफोबिया। आइक्मोफोबिया क्या है, नुकीली चीज़ का डर है, आइक्मोफोबिया मतलब आपको ऐसा डर लगता है कि कोई मेरी चीज़ चुभ ना जाए, है ना, चुभने का डर है, किसी चीज़ के लगने का डर है, तो उसी को बोलते हैं एक्मोफोबिया। फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट का डर। एंटलोफोबिया, बाढ़ का डर होता है, फ्लड, जो बाढ़ आती है ना, पानी आ जाता है, जैसे बारिश हो गई और नदी है कोई आसपास और वहाँ से सारा पानी आपके गांव क्षेत्र में आ जाता है, तो उसका जो डर होता है उसको बोलते हैं एंटलोफोबिया।
चलिए, ये सारा वोकैब वगैरह हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम करते हैं वो ख़तरनाक काम जिसके बाद आपको इसी क्लास में सारी वोकैब याद हो जाएगी। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। द मिलिट्री, मिलिट्री है डैश ऑफ द नेबरिंग कंट्री लेड टू अस लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर। मिलिट्री की क्या चीज़ है जिसके बाद नेबरिंग कंट्री में क्या हुआ होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर हो गया होगा। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर तो पहले जो संकेत देती है वो चीज़ है। स्केप्टिक तो डाउटर होता है जो डाउट करता है। रोबस्ट मजबूत होता है। मिलिट्री की मजबूत क्या, कुछ नहीं। देखो इन्वेजन, मिलिट्री का जो इन्वेजन है, मिलिट्री ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया पड़ोसी कंट्री में, तो उस पर क्या हो गया, लीडिंग, उससे क्या हो गया, एक लॉन्ग स्टैंडिंग वॉर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट। द ऑनगोइंग डैश, ऑनगोइंग क्या, बिटवीन द टू नेशंस हैज कोज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दो देशों के बीच क्या चल रहा होगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, हार्मनी चल रही होगी। हार्मनी से तो भाई बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी। अकॉर्ड तो संबंध संधि को बोलते हैं। रिकॉन्सिलेशन सुलह को बोलते हैं। दो देशों के बीच ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट थी जिससे दोनों नेशंस के बीच में क्या हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर हैड टू डैश अ बुलेट फ्रॉम द वुंडेड सोल्जर्स लेग। अच्छा, डॉक्टर ने बुलेट क्या करा होगा, निकाली होगी, तो इम्प्लांट बुलेट लगाई थोड़ी होगी, काटो इंसर्ट कर दी होगी क्या बुलेट डॉक्टर ने। डॉक्टर तो निकालता है ना, बुलेट मारता थोड़ी है। इन्फ्यूज, ये तो तीनों इसके वो हो जाएंगे एंटोनिम्स। एक्सट्रैक्ट करा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलेट को डॉक्टर ने करा है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला है। द हैवी ट्रैफिक विल लाइकली डैश अवर जर्नी। हैवी ट्रैफिक क्या करेगा, हैवी ट्रैफिक हमारी, भाई हम जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं ऐसे मान लो, और हमको मिल गया हैवी ट्रैफिक, तो फिर अब हमारे असिस्ट हो जाएगी, उससे चीज़ें आसान हो जाएंगी या मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, बाधा आएगी। असिस्ट नहीं होगा, एक्सपीडाइट नहीं होगा और सिंप्लीफाई नहीं होगा, होगा क्या, हैम्पर। तो हैवी ट्रैफिक क्या कर देगा, हैम्पर कर देगा हमारी जर्नी को, रोक देगा, बाधा डालेगा। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो, उसके एक्सप्लेनेशन कैसे थे, वॉज सो डैश दैट नो वन हैड एनी डाउट्स अबाउट इट। तो उसके एक्सप्लेनेशन पर अगर किसी को डाउट नहीं है तो मतलब क्लियर रहे होंगे, तो वेग तो नहीं होंगे, परप्लेक्सिंग भी नहीं होंगे, कन्फ्यूजिंग, ये तो तीनों सेम चीज़ें हैं, मतलब अनक्लियर हैं। अनएम्बिगुअस रहे होंगे मतलब बिल्कुल क्लियर रहे होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एथलीट्स डैश हेल्थ हेल्प हिम विन द मैराथन। एथलीट की किस टाइप की हेल्थ थी जिससे उसको मदद मिली होगी मैराथन जीतने में। कमज़ोर, फ्रेजाइल नहीं होगी, डेलिकेट नहीं होगी, वीक नहीं होगी, एकदम रोबस्ट होगी, मजबूत हेल्थ रही होगी जिससे उसने मैराथन जीत ली होगी। ये ऑप्शन करेक्ट। द इन्विटेशन ऑफ द टेलीफोन वॉज, जो सॉरी द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, टेलीफोन का जो आविष्कार था, इन्वेंशन था, वॉज क्या था वो, डैश टू मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज जो हमारी टेक्निकली कम्युनिकेशन की जो वो है ना टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन की जो आज टेक्नोलॉजी है, उस एक जब फ़ोन का आविष्कार हुआ तो वो क्या था, एक तरीके का संकेत था कि हम जो आज जी रहे हैं वो पहले ही हमको दिख गया था कि हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो वो क्या था, प्रीकर्सर था, है ना, प्रीकर्सर था। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाधा थोड़ी डाल थी, कल्मिनेशन भी नहीं है, आउटकम भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रीकर्सर था। द साइक्लोन विल डैश द एंटायर कोस्टल एरिया इफ प्रिकॉशनरी स्टेप्स आर नॉट टेकन। तो साइक्लोन क्या कर देगा, अगर आपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं लिए तो क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा। साइक्लोन आता है भाई तबाही मचाता है, रिस्टोर थोड़ी करता है, डेवलप भी नहीं करता किसी चीज़ को, बर्बाद करता है वो तो, स्ट्रेंथन भी नहीं करता, क्या करता है, डेवास्टेट मतलब तबाही, बी ऑप्शन करेक्ट। अ ट्रू साइंटिस्ट इज ऑलवेज एक सच्चा अच्छा साइंटिस्ट जो है वो क्या है, डैश क्वेश्चनिंग एंड टेस्टिंग एवरी हिप्नोसिस, हाइपोथेसिस, हर हाइपोथेसिस को, हर थ्योरी को वो क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। तो जो हमेशा क्वेश्चन करता है वो बिलीवर थोड़ी होता है, फॉलोवर थोड़ी होता है ना, कन्फॉर्मिस्ट होता है, कन्फर्म थोड़ी कर रहा है उसको, मतलब अप्रूवल थोड़ी दे रहा है, वो कर रहा है स्केप्टिक है, वो कर रहा है डाउट, बी ऑप्शन करेक्ट। द पॉलिटिशियंस पब्लिक डैश ऑफ करप्शन शॉक्ड द एंटायर नेशन। तो पब्लिक पॉलिटिशियन का जो क्या रहा होगा, पॉलिटिशियन की सपोर्ट है करप्शन को, नहीं, प्रेज है नहीं, एंडोर्समेंट है नहीं, उसका जो डिनाउंसमेंट है मतलब उसकी निंदा करी गई होगी पब्लिक में करप्शन को लेकर, उससे क्या हो गया, पूरा नेशन शॉक में है, ए ऑप्शन करेक्ट। शी ऑलवेज अग्रीज विद वट एवर हर बॉस सीज। वो हमेशा अपने बॉस की, जो भी उसका बॉस कहता है उसको अग्री करता है, तो वो क्या करती है, डांस टू हिज ट्यून, बीट्स अराउंड द बुश नहीं, बीट्स अराउंड द बुश नहीं है, पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट भी नहीं है, टर्न्स अ ब्लेंड नहीं, डांस करती है अब उसकी टोन पर, मतलब उसके कहने से काम करती है, ए ऑप्शन करेक्ट। नो वन एक्सपेक्टेड हिम टू विन अ कॉम्पिटिशन। किसी ने भी उसकी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, बट ही, वो क्या है, बट दिस क्या, डैश कैंडिडेट सरप्राइज एवरीवन। लेकिन इसने सबको सरप्राइज कर दिया, भाई जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन उसने सरप्राइज कर दिया, तो वो तो डार्क हॉर्स है ना, वो तो डार्क हॉर्स है, ए ऑप्शन करेक्ट। द न्यू लॉ बिकेम क्या बन गई है, डैश बिकॉज नो वन एनफोर्स्ड इट।
कोई इसको एनफोर्स नहीं करता है। किसी चीज़ को अगर कोई एनफोर्स नहीं करता कानून को, तो वो क्या होता है? डेड लेटर होता है ना वो तो। बी ऑप्शन करेक्ट। आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ही कॉन्स्टेंटली फेल्ट लाइक ही वॉज अंडर आ, वो कहाँ पर है अब? ही वॉज अंडर आ, डार्क हॉर्स तो नहीं है, बेड ऑफ रोजेस भी नहीं है, ग्रीन लाइट भी नहीं है, वो कहाँ पर है? अंडर डेमोकल्स स्वॉर्ड, मतलब उस संकट के बिल्कुल, संकट उसके आसपास ही है, वो संकट उस पर मंडरा रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट। द चाइल्ड कैप्ट वॉट हिज मदर अबाउट बाइंग अ न्यू टॉय। कैप्ट उसने क्या करा है? मतलब वो क्या करा है उसने? नैगिंग एट, नेलिंग डाउन करी है उसने, या फिर नेमिंग आफ्टर भी नहीं है, नैरोइंग डाउन नहीं। भाई वो क्या करता रहा होगा? वो करता रहा होगा नेगेट का क्या मतलब होता है? नेगेट बताया था ना अभी पीछे। तो नेगेट का क्या मतलब होता है? नेगेट का मतलब होता है भाई बार बार वो क्या कर रहा है? शिकायत कर रहा है, या फिर कंप्लेन कर रहा है, या फिर जोर दे रहा है कि मुझे चाहिए नया खिलौना। तो ए ऑप्शन करेक्ट। द कंपनी मैनेज्ड टू, क्या मैनेज कराया कंपनी ने? डैश द अग्रीमेंट आफ्टर वीक्स ऑफ नेगोशिएशन। नेल डाउन करना, नैरो डाउन करना, नेम आफ्टर नेगेट तो भाई जोड़ देना, नेम आफ्टर का मतलब है नहीं। अब दो बातें आती हैं, नेल डाउन का मतलब होता है निश्चित करना, और नैरो डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को सीमित करना। कंपनी ने क्या चीज़ मैनेज करी है? टू डैश अग्रीमेंट आफ्टर वीक्स ऑफ नेगोशिएशन। तो भाई वो निश्चित कर पाए होंगे ना, उन्होंने निश्चित करा होगा। तो फिर 16 का क्या आंसर हो जाएगा? नेल डाउन कर दिया उसको। ए ऑप्शन करेक्ट, निश्चित कर दिया। द पार्क वॉज डैश महात्मा गांधी इन ऑनर्स ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। तो पार्क का नाम रखा गया होगा ना, नेम्ड आफ्टर होगा, नेम्ड अप नहीं होगा, नेम्ड आफ्टर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम उसका पार्क का नाम किस पे? महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया होगा, महात्मा गांधी पार्क। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेम्ड अपनी नेम्ड आफ्टर। द डिटेक्टिव ने क्या ट्राई करने की कोशिश करी है? डैश द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट टू फाइंड द रियल कल्प्रिट्स। नैरो डाउन करने की कोशिश करी होगी, उसको निश्चित करने की कोशिश करी गई होगी कि भाई ये लिस्ट है सस्पेक्ट्स की। सी ऑप्शन करेक्ट है। फियर ऑफ डार्कनेस किसको बोलते हैं? एक्लुओफोबिया को बोलते हैं फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर। ए ऑप्शन करेक्ट। एक ऐसा पर्सन है विल अवॉइड वॉशिंग और बाथिंग, जो नहाना ही नहीं चाहता। तो अब्लूटोफोबिया। देखो एब्ल्यूशन आता है ना एक वर्ड, अब्ल्यूशन क्या? स्नान को ही बोलते हैं, धार्मिक स्नान को। तो वही है अब्लूटोफोबिया। बी ऑप्शन करेक्ट। इफ समवन हैज एन इरेशनल फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट तो एक्मोफोबिया है ना। ए ऑप्शन करेक्ट। एक्मोफोबिया क्या होता है? कि किसी नुकीली चीज हमारे चुभ ना जाए, उसका डर होता है एक्मोफोबिया। विच फोबिया रेफर्स टू द फियर ऑफ फ्लड्स। विच फोबिया रेफर्स टू द फियर ऑफ फ्लड्स। फ्लड का किस में होता है? ये होता है भाई साहब एंट्लोफोबिया। एंट्लोफोबिया क्या होता है? कि भाई फ्लड से डर लगता है हमको, कि कहीं फ्लड ना आ जाए, तो उसका डर बना रहता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, आप आंसर फाइंड करिएगा, और आंसर फाइंड करके आप लिखिएगा। जो भी आपकी जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके आंसर यहाँ से करना। और अगर आप 15+ भी स्कोर कर पाए, भाई साहब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। 20+ में तो आप माशाल्लाह हो, एकदम गजब आपकी तैयारी चल रही है। चलिए अब मुझे आप दो बता दीजिए जो हमेशा मैं पूछता हूँ। कमेंट नहीं करते हो यार आप, ये आपके अंदर दिक्कत है। आप लोग वीडियो देखते हो चले जाते हो, तो आप कम से कम इसको करें यार। आप इसमें इन्वॉल्व होगे तभी तो चीज़ों को सीखोगे। चलिए बताइए 2-3 चीज़ें, दो पूछता हूँ मैं आपसे। रोबस्ट बता दो, रोबस्ट का मीनिंग बता दो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल बताओ। और दूसरा बताओ आप स्केप्टिक। ठीक है, इन दोनों के आप मुझे मीनिंग बता दो या सिनोनियम बता दो, जो भी आप बता सकते हो बताइए। कंफर्टेबल जिसमें भी हैं आप, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी हो बताइए। ठीक है जी। चलिए अब मैं जाकर अपना ऑफिस संभालता हूँ, आप अपनी तैयारी संभालिए। आप मेहनत करते रहिए, मुझे उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।